आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा ब्रिटेन के संविधान का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक अभिसमय। अभिसमय के बारे में कल मैंने आपको बताया कि अभिसमय को हम परंपराएं भी कहते हैं, रूढ़ियां भी कहते हैं, प्रथाएं भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभिसमय व कानून में अंतर। अभिसमय व कानून में अंतर, ठीक है। यानी ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का इतना महत्व है कि अभिसमय का पालन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार ब्रिटेन में कानून का पालन किया जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में जितना अधिक अंतर देखने को मिलता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता। वैसे देखा जाए तो ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय ही कानून है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है जो आज हम करेंगे। पहला अंतर है रूप के आधार पर। सबसे पहला अंतर है कि अभिसमय और कानून में रूप के आधार पर, यानी कानून लिखित रूप में होने के कारण सर्वविदित होते हैं। अभिसमय याद रखने के लिए आप लिख लो रूढ़ियां। पहला अंतर है रूप के आधार पर। कानून क्या होते हैं, अब हम अभिसमय और कानून में अंतर को बतलाएंगे या दर्शाएंगे। तो रूप के आधार पर पहला है अभिसमय क्या होते हैं, सर्वविदित होते हैं। अभिसमय सर्वविदित होते हैं, यानी ज्ञात होते हैं। लेकिन कानून एक विशेष समय में लागू किए जाते हैं। कानून की क्या प्रक्रिया रहेगी, एक विशेष समय में लागू किए जाते हैं। दूसरी इसकी अंतर होगा कि अभिसमय सर्वविदित होते हैं और ये एक, यानी अभिसमयों को जानने के लिए हमें जागरूकता की आवश्यकता होती है, जबकि कानूनों को जानने के लिए हमें जागरूकता की आवश्यकता नहीं होती। यानी अभिसमय सर्वविदित होते हैं और इनके जानने के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है। दूसरा है निर्माण के आधार पर। अभिसमय और कानून में दूसरा अंतर है निर्माण के आधार पर, यानी कानून का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया जाता है, या यूं कहोगे कि किसी विशेष पद्धति के आधार पर किया जाता है। निर्माण के आधार पर हम क्या कहेंगे कि ब्रिटेन में, यानी कानून का निर्माण एक विशेष प्रक्रिया से विशेष समय में किया जाता है। विशेष प्रक्रिया से कुछ व्यक्तियों द्वारा मिलकर निश्चित समय के लिए किया जाता है। जबकि अभिसमय क्या होते हैं, ये तो कानून हो गया, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कानून का निर्माण किसी कानून निर्मात्री सभा में कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, जो सर्वविदित होते हैं, जो क्या होते हैं, यानी एक विशेष समय पर सामान्य प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और दूसरा क्या है, अभिसमय। अब अभिसमय यानी परंपराएं क्या होती है, यानी निर्माण के आधार पर हम कहेंगे कि परंपराओं के लिए समाज में, यानी कोई व्यवहार जब
कोई अभी व्यवहार सामान्य जन द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है या उसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है तो वो क्या है, अभिसमय का प्रयोग। व्यवहार प्रयोग में आते आते सामान्य जन द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। स्वीकृत कर लिया जाता है तो वो क्या होता है, अभिसमय का स्वरूप निर्धारित कर लेता है। या हम यूं कह सकते हैं कि यानी समाज में जो कोई भी प्रथा या परंपरा या व्यवहार सामान्य जन द्वारा अनुकूलता स्थापित कर लेता है तो वो अभिसमय का रूप धारण कर लेता है। तीसरा हमारा पॉइंट है निश्चितता के आधार पर। कानून में निश्चितता का भाव होता है और ये एक विशेष समय पर लागू किया जाता है। तीसरा पॉइंट है निश्चितता के आधार पर। कानून क्या होते हैं, तीसरा कानून क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं और एक समय विशेष पर लागू होते हैं, जबकि अभिसमय क्या होते हैं, इनके लिए यानी क्या है कि हम कोई निश्चित इन्हें लागू करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। यानी कानून को लागू करने के लिए निश्चितता के आधार पर कानून को लागू करने के लिए एक निश्चित समय की और निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है, जबकि अभिसमय को लागू करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता। निश्चित समय नहीं होता। एक लाइन याद रखना, इसमें एक ही लाइन बारी बारी रिपीट होगी। निश्चितता का अभाव होता है यानी सामान्य जन द्वारा कोई भी व्यवहार, यानी सामान्य जन द्वारा कोई भी व्यवहार समाज के अनुरूप स्वीकृत कर लिया जाता है तो वो क्या है, परंपराओं का रूप धारण कर लेता है। अगला पॉइंट है स्वीकृति के आधार पर। इसमें हम कहेंगे कि राज्य के परंपराओं के पीछे, कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग होता है। चौथा पॉइंट है स्वीकृति के आधार पर। तो इसमें हम क्या कहेंगे, कानून के पीछे हम क्या कर रहे हैं, कानून और परंपराओं में अंतर। कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति, राज्य की प्रभुत्व शक्ति होती है और उसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। और उसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है और इसका पालन ना करने पर, इसका पालन ना करने पर व्यक्ति क्या होता है, दंड का भागी होता है।
कानून यानी स्वीकृति के आधार पर कानून के पीछे क्या होता है, राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग होता है और न्यायालय का इसे संरक्षण प्राप्त होता है। इसका पालन ना करने पर हमें न्यायालय द्वारा दंडित शक्ति का भी यानी प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर ये जो वर्ड आया प्रभुत्व, इसका आपको पता होना चाहिए। प्रभुत्व यानी सारी शक्तियां किस में समाहित होती है, प्रभुत्व, ठीक है, यानी ब्रिटेन में सारी शक्तियां राज्य में समाहित होती है। अब अपन आगे बढ़ेंगे स्वीकृति के आधार पर अभिसमयों के बारे में। अभिसमय के पालन के पीछे यानी अभिसमयों का पालन करना क्या होता है, अनिवार्य नहीं होता। इसके विपरीत उल्टा चलेंगे अपन स्वीकृति के आधार पर। अब हम बताएंगे अभिसमयों के बारे में, जिसमें हम कहेंगे कि अभिसमयों का पालन करना जरूरी नहीं होता। जबकि कानून का हमने क्या कहा कि कानून का पालन करना जरूरी होता है। अगर हम इसका पालन ना करें तो क्या है, हमें दंडित भी किया जा सकता है। जबकि इस दृष्टि से अभिसमय इसके विपरीत उल्टा है। अभिसमय में क्या होता है, यानी इसका पालन करना जरूरी नहीं होता और ना ही इसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है और ना ही इसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। तब हमारे दिमाग में ये आता है कि फिर भी ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका पालन करना भी जरूरी नहीं है और इनको न्यायालय का संरक्षण भी जरूरी नहीं है। इनके पीछे क्या होती है, नैतिक शक्ति। नैतिक शक्ति के कारण ही ब्रिटेन के लोग क्या है, अभिसमयों को पालन कानून के समान ही करते हैं। तो हम इसमें क्या कहेंगे, नैतिक बंधन। नैतिक बंधन यानी नैतिकता के नाते ब्रिटेन के लोग क्या है, अभिसमयों का पालन करते हैं। तो हमने अभिसमय और कानून के चार अंतर पढ़े। रूप के आधार पर कानून और परंपराओं में क्या अंतर है, निर्माण के आधार पर कानून और परंपराओं में क्या अंतर है, निश्चितता के आधार पर कानून और परंपराओं में क्या अंतर है और स्वीकृति के आधार पर कानून और परंपराओं में क्या अंतर है। तो निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं ही कानून है और कानून ही परंपराएं हैं, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का इतना अधिक महत्व है कि यानी सिद्धांततः सारी शक्तियां यानी कानून उपयोगी होने के कारण यानी व्यवहार में अभिसमयों का पालन ही अधिक किया जाता है। तो आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है। यानी हमने ब्रिटेन के संविधान यानी फर्स्ट यूनिट के दो टॉपिक, पहला हमने किया ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन और दूसरा हमने किया परंपराएं और अभिसमय। तो मैं अब आगे तीसरा फर्स्ट यूनिट का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट का तीसरा टॉपिक, सम्राट और राजमुकुट। सम्राट और ये क्या है,
में संसदीय शासन प्रणाली है। अब हम आज सम्राट क्या है ब्रिटेन में और राजमुकुट की स्थिति क्या है और दोनों की शक्तियां और अंतर का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में क्या है, जैसा कि हमने पहली विशेषता में पढ़ा, ब्रिटेन में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, नाममात्र का और वास्तविक। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, नाममात्र का और दूसरा वास्तविक। ठीक है, नाममात्र को हम सैद्धांतिक भी कह सकते हैं और नाममात्र को भी, और व्यवहारिक को हम, वास्तविक को हम व्यवहारिक भी कह सकते हैं। यानी ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, नाममात्र का और वास्तविक। इसको हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक भी कह सकते हैं। ब्रिटेन में क्या था, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र था तो क्या है, सारी शक्तियां राजा के पास थी। सारी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग कौन करता था, सम्राट। जब राजतंत्र था तब सम्राट ही सारी शक्तियों और विशेषाधिकारों, सारी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था। लेकिन और राजमुकुट क्या थी, एक संस्था के रूप में थी। और जैसे जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र आता गया, जैसे जैसे राजतंत्र से ब्रिटेन में लोकतंत्र आता गया, वैसे वैसे क्या है, राजा के हाथ से शक्तियां निकलती गई। यानी राजा के विशेषाधिकार कम होते गए और उसके स्थान पर शक्तियां किस में आने लगी, वैधानिक लोकतंत्र। यानी राजा से, जैसे जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र आता गया, वैसे वैसे सारी शक्तियां सम्राट से राजमुकुट में परिवर्तित होने लगी। आधुनिक समय में यानी राजा एक संस्था के रूप में है, राजा एक व्यक्ति के रूप में है और राजमुकुट एक संस्था के रूप में। राजमुकुट को हम क्या कहेंगे, संस्था। राजमुकुट का अर्थ आगे हम डिफाइन करेंगे। राजमुकुट में क्या आएगा, सम्राट। सम्राट क्या है, नाममात्र का, या क्या लोगे, सैद्धांतिक। राजमुकुट
राजमुकुट में आएगा प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल। ये हो गया व्यवहारिक। इस प्रकार यानी ब्रिटिश संसद का पूरा डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको बना के बता देती हूँ बोर्ड पे। बीच में आ गई ब्रिटिश संसद, राजमुकुट यानी राजा। दूसरा है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ब्रिटिश संसद के दो हो गए, राजा नाममात्र का, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक। और ब्रिटिश संसद के दो सदन, लोकसभा जैसा मैंने पहले भी बताया कि लोकसभा को हम दैनिकों की सभा भी कह सकते हैं और एक कुलीन तंत्रीय संस्था भी कह सकते हैं। ये एक कुलीन तंत्रीय संस्था है। और दूसरा सदन है लोक सदन। लोक सदन को हम कॉमन सभा भी कह देते हैं। ये क्या है? लोकसभा दैनिकों की सभा है, एक कुलीन तंत्रीय संस्था है, जबकि लोक सदन को हम कॉमन सभा भी कह सकते हैं। और ये क्या है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसको मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं। यानी भारत में जो स्थिति राज्यसभा की है ब्रिटेन में, वही स्थिति लोकसभा की है, और भारत में जो स्थिति लोकसभा की है वही ब्रिटेन में लोक सदन की है। तो अब ये हमने पूरा चार्ट पढ़ लिया ब्रिटिश संसद के में कौन कौन सम्मिलित होंगे। राजमुकुट यानी राजा, नाममात्र का, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, वास्तविक शासक। ब्रिटिश संसद के दो सदन, लोकसभा और दूसरा सदन लोक सदन। लोकसभा होगी कुलीन तंत्रीय संस्था और
सम्राट और राजमुकुट में अंतर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है छोटा, सम्राट और राजमुकुट में अंतर बतलाइए। सम्राट और राजमुकुट में अंतर। अब इतना बताने के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि सम्राट नाममात्र क्या है और शारीरिक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राजमुकुट, जो कि एक संस्था है और इस संस्था में क्या आता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। जबकि सम्राट क्या है? वंशानुगत पद है और एक नाममात्र का पद है। इसमें पहला पॉइंट आएगा, सम्राट व्यक्ति है और राजमुकुट सामूहिक। सम्राट व्यक्ति है और राजमुकुट यानी संस्था सामूहिक। जैसे राजमुकुट व्यक्ति है, राजमुकुट का रूप व्यक्ति है। राजमुकुट में सम्राट एक व्यक्ति है जैसे कि राजा, और राजमुकुट एक संस्था है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था। ठीक है, इसमें मंत्रिमंडल और लोक सेवा के सदस्य शामिल होते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा, सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी। दूसरा पॉइंट है, सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी। यानी क्या है? सम्राट एक व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मरता है, और राजमुकुट एक संस्था होने के कारण वो निरंतर चलती रहती है। तीसरा पॉइंट है, यानी पहला किया सम्राट व्यक्ति है और राजमुकुट सामूहिक, सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी। राजमुकुट एक संस्था है और सम्राट एक व्यक्ति है। तीसरी विशेषता, सम्राट शक्तिहीन है जबकि राजमुकुट शक्तिशाली। अब वही चीज रिपीट होगी कि सम्राट क्या है? शक्तिहीन है, यानी राजतंत्र था तब सम्राट के पास शक्तियां थी, और राजतंत्र से लोकतंत्र जैसे जैसे होता गया सम्राट के हाथ से शक्तियां निकलकर राजमुकुट के हाथ में आने लगी, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास। अब ब्रिटेन में सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही करता है। अगला पॉइंट है,
राजमुकुट की शक्तियां सिद्धांत रूप में किसके पास होंगी? सम्राट के पास। यानी क्या है? सिद्धांततः ब्रिटेन के संविधान में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? सम्राट। लेकिन वास्तविकता यह है कि सम्राट एक कठपुतली के समान है और उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राजमुकुट। इस प्रकार आज हमने पढ़े सम्राट और राजमुकुट में अंतर। एक बार मैं थोड़ा सा और आपको इसको डिफाइन कर देती हूँ। भाई सम्राट क्या है? नाम मात्र का। और राजमुकुट क्या है? वास्तविक संस्था। ब्रिटेन में सम्राट राजतंत्र था, जब सम्राट शक्तिशाली था। राजतंत्र से जैसे जैसे लोकतंत्र आता गया, राजमुकुट के हाथ से शक्तियां निकलकर, सम्राट के हाथ से शक्तियां निकलकर राजमुकुट के हाथ में आती गई। और अब वर्तमान में सम्राट क्या है? नाम मात्र का, ये एक कह देते हैं कठपुतली के रूप में है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राजमुकुट। इसकी तुलना हम भारत के सम्राट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। जैसे सम्राट की तुलना हम अपने भारत के राष्ट्रपति से कर सकते हैं और राजमुकुट की तुलना हम अपने यानी लोकसभा यानी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे